नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैलेंस सम्राट बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने हमला किया है, हमला बोला है और सीधे सीधे निशाना साधते हुए कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठों की डीलर है और फर्जी खबरों की फैक्ट्री है। झूठ बोलना उनकी विशेषता बन गई है, उनके झूठ उजागर हो चुके हैं। उन्होंने कहा पहला कि भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया, यह उनका पहला झूठ, और दूसरा कि पाकिस्तान के असीम मुनीर को अमेरिकी सेना दिवस पर आमंत्रित किया गया और यह भारत की नीतियों की विफलता है। अब कांग्रेस एक और झूठ पर है और वे कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जाति जनगणना पर यू टर्न ले रही है। सरकार की विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों में कहा गया है कि जाति जनगणना की जाएगी। कांग्रेस गलत सूचना फैला रही है क्योंकि ओबीसी के अधिकारों को छीनना उनके डीएनए में है। कांग्रेस पार्टी झूठों की व्यापारी है, फेक न्यूज की फैक्ट्री है, फेक न्यूज की जननी है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, केवल सुबह शाम झूठ बोलना, ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। अभी 2 कांग्रेस के झूठ पकड़े गए हैं सरेआम। G7 में भारत को न्योता नहीं मिला, पहला झूठ पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के असीम मुनीर को यूएस आर्मी डे में बुलाया गया है और ये भारत की नीतियों की विफलता है, वो झूठ भी पकड़ा गया। अब कांग्रेस पार्टी लगी है एक और झूठ फैलाने में। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एनडीए सरकार अब कास्ट सेंसस नहीं करवा रही है, उस पर यू टर्न कर रही है। क्या ये सच है? इसका भी फैक्ट चेक हो चुका है और एक नहीं अनेकों बार, क्योंकि कल ही जो पीआईबी द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बैठक के बाद, उसमें साफ साफ लिखा है कि कास्ट एन्यूमरेशन किया जाएगा। केवल 15 जून की प्रेस रिलीज नहीं, 4 जून की प्रेस रिलीज में भी यह साफ शब्दों में लिखा गया है कि कास्ट सेंसस करवाया जाएगा और 30 अप्रैल की भी अधिसूचना और प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि कास्ट सेंसस करवाया जाएगा। पर कांग्रेस पार्टी बार बार ये झूठ क्यों फैला रही है? क्योंकि कांग्रेस की मंशा रही है हमेशा ओबीसी समाज के अधिकारों का हनन करो। हमने देखा है कि कर्नाटका में 10 साल तक सर्वे के नाम पर 165 करोड़ रुपए जनता के फूंकने के बाद अब सो कॉल्ड रीसर्वे करवाया जा रहा है। ये रीसर्वे नहीं है, ये केवल और केवल ओबीसी समाज के अधिकारों को मारने का एक तरीका है। और वहां के मुख्यमंत्री ने भी बताया कि यह निर्णय कर्नाटका की सरकार का नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का है, हाई कमांड का है, जिन्होंने कहा कि 10 वर्षों के बाद इतने पैसे खर्चे करने के बाद कर्नाटका के ओबीसी समाज का अधिकार देने के बदले रीसर्वे कराओ। क्योंकि कांग्रेस की तो मंशा यही है ना कि ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनकर, SC/ST समाज के अधिकारों को छीनकर अपने विशेष वोट बैंक को दे दे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के अधिकारों का विरोध किया है और आज भी कांग्रेस पार्टी वही कर रही है। वो कहते हैं ना, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। अरे भाई, 1951 में कास्ट सेंसस सबसे पहले रोका किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1960s में आरक्षण का विरोध किया किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई और मंडल कमीशन आगे बढ़ा तो उसकी रिपोर्ट का विरोध किया किसने? इंदिरा जी और राजीव जी की सरकार ने। जब इस रिपोर्ट को लागू किया गया तो पार्लियामेंट में खड़े होकर इसका विरोध किया किसने? राजीव गांधी ने। इनफैक्ट राजीव गांधी ने तो कहा कि आरक्षण का लाभ बुद्धुओं को मिलता है। 2004 से 14 के बीच में भी कांग्रेस पार्टी ओबीसी के सारे अधिकारों को छीनकर, SC/ST समाज के अधिकारों को छीनकर मुसलमान वोट बैंक को देना चाहती थी। एएमयू और जामिया के आरक्षण को भी खत्म करके उन्होंने SC/ST समाज के अधिकारों का हनन किया। और आज भी कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, वहां पर मुस्लिम आरक्षण के नाम पर ओबीसी, SC/ST समाज के आरक्षण को ही नुकसान पहुंचाकर, आंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ जाकर वो आरक्षण का लाभ मुसलमानों को देना चाहती है पर ओबीसी, SC/ST समाज को नहीं देना चाहती। यही कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मानसिकता है, SC/ST विरोधी मानसिकता है, जिसकी वजह से उसने आजीवन कास्ट सेंसस का भी विरोध किया और आरक्षण का भी विरोध किया। और आज जिन लोगों ने हमेशा कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे के साथ खिलवाड़ किया है, वही लोग दूसरों पर झूठा आरोप लगा रहे हैं।
और उनका झूठ पकड़ा गया है। अब कर्नाटका में कास्ट सर्वे के बारे में और हिमाचल में कास्ट सर्वे क्यों नहीं करवाया जा रहा है, और अगर तेलंगाना का मॉडल इतना ही बेहतरीन है तो इस मॉडल को कर्नाटका और हिमाचल में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जयपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान सेवानिवृत्त उन 7 लोगों में से एक थे जिनकी उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शास्त्री नगर में उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान और राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि एक परिवार और दूसरे पूरे राष्ट्र के लिए बहुत दुख की घड़ी है। एक वीर सैनिक हमारे साथ नहीं रहे, बहुत कम उम्र में वे चले गए। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथियों से बात कर रहा था और उनकी तारीफ सुन रहा था। मैं वीर सैनिक को नमन करता हूँ। बहुत दुख की घड़ी है एक परिवार के लिए भी और पूरे राष्ट्र के लिए। एक वीर सैनिक अपनी ड्यूटी करते हुए आज वो हमारे साथ नहीं रहे और बहुत कम उम्र में वो चले गए। मैं उनके सभी जो साथी थे, सैनिक फौजी साथी, उनसे मैं बात कर रहा था, उनकी तारीफ सुन रहा था, उनकी जज्बे के बारे में सुन रहा था और ऐसे वीर सैनिक को हमारा नमन है, हमारा सलाम है। मैं उनकी परिवार को नमन करता हूं। उनकी माँ ऐसे समय जब इतना कम उम्र में उनका बेटा चला जाए, उसमें भी भारत माता की जय कर रही थी, वंदे मातरम कर रही थी। मैंने उनके चरण छुए, उन्होंने बोला कि मुझे ताकत मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने दी, जो दोनों सैनिक हैं। ऐसे वीरों की वजह से ही भारत मजबूत बनता है। मैं पूरे परिवार को नमन करता हूं और अपने दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से माफी की मांग करते हुए पटना में पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पैरों के पास रखे जाने वाले मामले को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। तस्वीरें आप भी देखिए। ये पटना के चौक चौराहों में लगाए गए हैं बिहार बीजेपी की तरफ से। बीजेपी और सहयोगी दल आरजेडी सुप्रीमो पर इसे लेकर जमकर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन की कई फोटो और वीडियो वायरल हुई, जिसमें से एक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो भेंट की। उस दौरान लालू प्रसाद यादव कुर्सी पर बैठे थे और उनका पैर टेबल पर था। अंबेडकर जी की तस्वीर के सामने पैर रखने के बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए सरकार आरजेडी प्रमुख पर ज़्यादा हमलावर हो गई है और इस कृत्य को बाबा साहेब का अपमान बता रही है। वहीं बीजेपी ने इसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कहा और लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया। आगे बढ़ेंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि इस देश में जाति जनगणना कराने के लिए सबसे पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने बल दिया था। सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जोर दिया था और उसका समर्थन अन्य नेताओं ने भी किया था। जाति जनगणना पर समाजवादी पार्टी हमेशा बल देती रही है, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अधिसूचना जारी हुई है, इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद करते हैं, लेकिन जाति जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए और उसमें जो आंकड़े तैयार किए जाएं वो धरातल वाले आंकड़े हों। अगर आंकड़े सही नहीं आए तो जाति जनगणना कराने का कोई अर्थ नहीं होगा। और उन्होंने इस बात को भी जोर दिया कि मुझे उम्मीद है कि जाति जनगणना बड़ी निष्पक्षता के साथ और अच्छे ढंग से की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के संबंध में इस देश में जातीय जनगणना कराने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने बल दिया है तो हमारे नेता जो आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उसका समर्थन देश के अन्य नेताओं ने भी किया था और जातीय जनगणना पर
समाजवादी पार्टी हमेशा बल देती रही। अधिसूचना जारी हुई, इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जातीय जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए और जातीय जनगणना में जो आंकड़े तैयार किए जाएं वो धरातल वाले आंकड़े हों। फर्जी आंकड़े करने से, जातीय जनगणना करने से जो इस देश के वंचितों को, पीड़ितों को, गरीबों को आजादी के 75 साल के बाद भी आजादी का फल नहीं मिला। अगर आंकड़े सही नहीं आए तो जातीय जनगणना कराने का कोई अर्थ नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जातीय जनगणना बड़ी निष्पक्षता के साथ और अच्छे ढंग से बिना किसी प्रेजुडिस भाव से किया जाएंगे, तभी इसका सम्मानित सभी देशवासियों को कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने 16वीं जनगणना के लिए जाति गणना सहित राजपत्र अधिसूचना जारी होने पर कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। इससे सरकार को भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी। Now we welcome this decision. It was long pending, census was long pending, so government has taken the decision and it will start from the March 1st, 2027 and caste census will also take place. So it will help to prepare the future agenda or future planning for the government after getting the data. Now we welcome this decision. It was long pending, census was long pending, so government has taken the decision and it will start from the March 1st, 2027 and caste census will also take place. So it will help to prepare the future agenda or future planning for the government after getting the data. पंजाब में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब की जनता सवाल पूछ रही है। 3 साल बीत गए पंजाब में, पंजाब सरकार के, और इन 3 सालों में अगर कुछ मिला तो वो 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज मिला। नशा मुक्त पंजाब की बात तो छोड़िए, हर मोहल्ले में नशा बिकने लगा है पंजाब में। जब अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई तो उनका पूरा अमला, उनके मंत्री पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन, सबने पंजाब में डेरा जमाए हुआ है, पंजाब को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसे राज्यसभा सांसद को उम्मीदवार बनाया गया है जिसका कार्यकाल 2028 तक है। इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के रास्ते राज्यसभा में आना चाहते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? पंजाब के लोग एक सवाल पूछ रहे हैं। 3 साल बीत गए और 3 सालों में मिला तो केवल 1 लाख करोड़ का और कर्जा मिला। 3.25 लाख करोड़ से बढ़कर 4.25 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। नशा मुक्त पंजाब करना था, 5 डेडलाइन पार कर गई, लेकिन नशा मुक्त जो छोड़िए, आज मोहल्ले मोहल्ले नशा बिकना शुरू हो गया। मोहल्ला क्लिनिक तो नहीं खुले, मोहल्ले नशा बिकना शुरू हो गया। चेन स्नैचिंग हो, छीना झपटी हो, डकैती हो, गैंग वॉर हो, आज किसी भी ऐसी गलत चीज का नाम लीजिए तो पंजाब में उसका नाम आता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का संरक्षण इन सबको मिलता है। किसान पूछते हैं कि एमएसपी की गारंटी देनी थी, 22 फसलों पर एमएसपी की खरीद करनी थी, क्यों नहीं हुई आज तक? एक भी फसल पर पंजाब की सरकार किसानों का भला नहीं कर पाई, एमएसपी की खरीद नहीं कर पाई। तो क्या लगता है कि ये दावे इतने कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंत्री बनाएंगे जो अभी उम्मीदवार हैं उनको। ये जब मुख्यमंत्री की कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की चले गई, पूरे दिल्ली का जो इनका स्टाफ था, दिल्ली के इनके मित्र और साथी उप मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री, ये सब अब पंजाब में डेरा लगाकर बैठे हैं। पंजाब वासियों से मेरा आग्रह है कि ये जो दिल्ली से आए हैं, जिनको दिल्ली की जनता ने नकारा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो या जैन हो, इन सब ने डेरा पंजाब में जमाया। पंजाब को लूटने की इनकी पूरी फिराक चली है। ये तो केवल उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के एमपी को लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया, जिसकी 2028 तक की टर्म है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल पंजाब के रास्ते राज्यसभा आना चाहते हैं। पंजाब वालों में क्या कोई एक काबिल आदमी नहीं बचा? राघव चड्ढा जी हों, संदीप पाठक जी हों, ऐसे अन्य
नेता सारे जिनका पंजाब से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, उनको पंजाब की राज्यसभा का सदस्य बना दिया। आज सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा क्यों और क्या है इनका लेना। आज केवल अरविंद केजरीवाल जी के लिए रास्ता खोलने के लिए, जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, जेल भुगत के आए हैं, बड़े बड़े स्कैम करके आए हैं, केवल उनके लिए रास्ता खोलने के लिए आज एक सिटिंग राज्यसभा के सांसद को विधानसभा का उपचुनाव लड़ा रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी में अब कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं बचा? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले समय में बिहार का चुनाव होने जा रहा है। 20 साल से जो मौजूदा सरकार है, लोग उससे परेशान हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता के बीच में जाते हैं, वो मौजूदा सरकार से बेहद परेशान है और उससे छुटकारा चाहते हैं। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और उन्होंने ये भी कहा कि हम नई सोच वाले हैं, नया बिहार बनाना है और तेजी से बिहार को आगे ले जाना है। हम सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार की जनता बिहार की इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हमारे पास विजन है, रोड मैप है, लोग आरजेडी के साथ जुड़ना चाहते हैं। है कि आने वाला बिहार का चुनाव होने जा रहा है, जो कि एकमात्र इस साल पूरे देश में केवल बिहार राज्य ही है जहां चुनाव होने जा रहा है। 20 साल से जो मौजूदा सरकार है, लोग उससे परेशान हैं, लोग बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। 20 साल पुराना खटारा गाड़ी पे लोग, खटारा सरकार पर अब लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग जनता के बीच जाते हैं, लगातार हम बिहार भी घूमे हैं, कई घटना जहां जहां हुई है वहां भी हम पहुंचे हैं। लोग मौजूदा सरकार से बेहद परेशान हैं और लोग छुटकारा चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। सरकार के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। परिवारवाद को जिस प्रकार से आयोग हो या कहीं भी एडजस्ट करने का मौका मिलता है, तो मौजूदा सरकार में भूजा पार्टी वाले लोग अपने परिवार को एडजस्ट करते हैं। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तेजी से बिहार को आगे ले जाना है, अव्वल राज्यों में ले जाना है। हम लोग पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं, मुद्दे की राजनीति करना चाहते हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। और इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता बिहार सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और एक नई सरकार जिसके पास विजन है, रोड मैप है। हमको बड़ी पीड़ा होती है कि हमारा राज्य सबसे गरीब क्यों है, हमारे राज्य में सबसे ज्यादा पलायन क्यों है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। पीड़ा होती है। प्रति आय व्यक्ति सबसे कम क्यों है, किसान बदहाल क्यों है, मजदूर की स्थिति ठीक नहीं है। ये देख करके पीड़ा होती है। कोई उद्योग धंधा नहीं है बिहार में और 20 साल से मौजूदा राज्य सरकार शासन में है। एक उद्योग धंधा जो है ढंग का, इंडस्ट्री जो है वो बिहार में नहीं लगा। कोई ढंग का फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा। केंद्र सरकार में 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चीनी मिल नहीं चालू करा पाते हैं प्रधानमंत्री। ये स्थिति है।
हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है, और हम लोगों ने 17 महीने में काम किया है। जो भी हमारा मुद्दा था 2020 का, चाहे जाति आधारित गणना का हो, आरक्षण की सीमा का हो, नौकरी रोजगार का हो, मानदेय बढ़ाने का हो, पॉलिसीज बनाने का हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, टूरिज्म हो, हर एक क्षेत्र में मात्र 17 महीने में काम हुआ। और 17 महीने कुछ भी नहीं है, और हम मानते हैं अभी भी कि हमारा वो 2% भी नहीं था जो हम बिहार के लिए करना चाहते हैं। तो इसलिए कई बार जो है लोग जो है चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ना। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।